everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. तो आज हम पढ़ेंगे द एपिथेलियल पार्ट, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जिसमें मैंने आपको सिंपल एपिथेलियम बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है. एक्चुअली बच्चों में एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बहुत ही लंबा है. जैसे कनेक्टिव टिश्यू भी एक बहुत ही लंबा पार्ट है, पर मैं उसके अलग अलग टिश्यू आपको अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको एक पार्ट में पूरे एपिथेलियल टिश्यू जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू थे वो खत्म करा दिए. अब इस लेक्चर में हम डील करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में. ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, मैं उसको उसी में अटैच कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता, वो ऑलरेडी बड़ा था. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम का दूसरा नाम होता है बच्चों स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. गेटिंग माय पॉइंट? इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम. क्या होता है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम? इसमें बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एपिथेलियम बनाने का काम करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको स्किन में दिखाई देगा. किस में दिखाई देगा बच्चों मेरे? स्किन में दिखाई देगा. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. क्या बोला था मैंने, क्या समझाया था आपको मैंने? सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. लेट मी ड्रॉ बेसमेंट मेम्ब्रेन. थोड़ा और नीचे बनाना पड़ेगा इसको. हाँ, तो सबसे पहले हम एक बेसमेंट मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते हैं. डन. ध्यान से देखते जाना बिल्कुल, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपको पता है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हम कहते हैं. इसमें एक से ज्यादा लेयर हो सकती हैं. ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काम नहीं करता, ये याद रखना है आपको. ना तो ये सिक्रीशन करता है और ना ही ये एब्जॉर्प्शन करता है, ना ही ये डिफ्यूजन भी बहुत ही कम. ठीक है, तो ना तो ये सिक्रीशन करता है ना तो ये एब्जॉर्प्शन करता है. ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही चीज करता है, प्रोटेक्शन, ताकि नीचे वाले जो टिश्यूज हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें. आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना? अब आप ध्यान से समझना. जब हम लोग ये देखो, मैं सेल्स बना रही हूं. सेल्स बना लीजिए सेल. ठीक है, दिस इज द सेल ऑफ द स्किन. अब आप ऊपर की ओर चलिए सेल में. जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा ना, मैंने 2 लेयर ऑफ सेल बना दी, एक और बना देती हूं 3 लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए. तो ये अभी आपको कैसे दिखाई दे रही हैं? क्यूबॉइडल दिखाई दे रही हैं. क्या दिखाई दे रही हैं? क्यूबॉइडल शेप की. ठीक है, और ये क्या है? अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब आपको मैंने ये बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. थोड़ा एक ही जैसा हो गया क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. ये देखिए, काले कलर से बना दिया मैंने. ओके, डन. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ओके. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ठीक है, ये क्या है बच्चों मेरे? एपिडर्मिस. डन. ये है एपिडर्मिस. ये है अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन. बीएम लिख देती हूं मैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर. कनेक्टिव टिश्यू लेयर कह दिया इसको. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ इसी कनेक्टिव टिश्यू लेयर से जुड़ी हुई रहती है एक और लेयर जिसका नाम होता है डर्मिस. क्या है भैया मेरे? डर्मिस. कनेक्टिव टिश्यू लेयर. ध्यान से, इतनी बात समझ गए आप? अब आप देखो, जब ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ये क्या हो रहा है यार आज? जब ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, इसको ब्लड सप्लाई, एक्चुअली आपको ये पता है कि जो कनेक्टिव जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता. ठीक है, उनको ब्लड सप्लाई तो होती नहीं है वहां पर. अब इनको न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो कैसे लेंगे वो? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होती है डर्मिस, जिसमें होते हैं बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू. मेरी बात समझ गए आप? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है
और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है जिसमें होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल। ये पूरा न्यूट्रिशन जो है ऊपर वाली सेल्स को देती जाती है। पर आपको भी पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू से आपकी दूरी क्या होती जाएगी, ज़्यादा, और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी। मेरी बात समझे? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेल्स को न्यूट्रिशन की कमी होने लगेगी और आपकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती जाएंगी, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है, फ्लैट होती जाएंगी। समझ में आ गई बात? फ्लैट हो जाएंगी और बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगी। ध्यान से देखो, बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएंगी। ठीक, ये कैसी दिखने लगेंगी, ध्यान से देखो। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, स्ट्रैटिफाइड इज अ मल्टी लेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है, तो जैसे ये दिख तो अभी क्यूबॉइडल रही है, ऊपर ऊपर जाते जाते तक ऐसे लगेंगे कि स्क्वैमस है। अच्छा, इनमें ध्यान से देखना, इनमें एक प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है ऊपर वाली सेल्स में जिसे आप कहते हैं केराटिन। क्या कहते हैं बच्चों? केराटिन। ध्यान से समझना, जिसे आप क्या कहते हो? केराटिन। ध्यान से समझना, इसे आप कहते हो केराटिन। ठीक है, केराटिन क्या है? केराटिन एक डेड प्रोटीन है। केराटिन क्या है? एक डेड प्रोटीन है। आपके बाल हो गए, नाखून हो गया, स्किन का अपर सरफेस हो गया, वो केराटिन से ही बना होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए आपकी सेल्स फ्लैट होते गई और उसमें एक सारे लिविंग टिश्यूज खत्म हो गए उसके, उसमें एक डेड प्रोटीन भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया, जिसे आप केराटिन कहते हैं। अब केराटिन क्या होता है? केराटिन एक वाटर प्रूफ मटेरियल है। केराटिन इज व्हाट? इट इज अ वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है, क्या है ये? वाटर प्रूफ मटेरियल। ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आप पानी के अंदर जाएं तो कभी भी आपकी स्किन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। समझ गए आप मेरी बात को? कभी भी आप पानी के नीचे जाएं तो आपकी स्किन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गए थे 20 किलो के आए 90 किलो के, क्योंकि आपके स्किन का जो ऊपर का लेयर होता है वो केराटिनाइज्ड होता है। कैसा होता है बच्चों? केराटिनाइज्ड होता है। तो आपकी स्किन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। स्क्वैमस लाइक ही तो दिख रही है, ये ऊपर जाके स्क्वैमस जैसी ही तो दिखने लगी ऊपर से, इसीलिए हम कहते हैं कि केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। तो जैसे जैसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू लेयर से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल से फ्लैट होती जाएंगी। ऊपर से देखने से लग रहा है कि स्क्वैमस एपिथेलियम है वैसे भी स्क्वैमस एपिथेलियम, पर पहले बड़ी बड़ी थी, बाद में गए तो चिपटी चिपटी होती गई एकदम चिपक गई और उसमें केराटिन प्रोटीन भर गया। केराटिन प्रोटीन भरने की वजह से वो जो लेयर है वो डेड हो गई। ठीक है, ये क्या करती है? केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहलाया, ये वाटरप्रूफ नेचर की होती है, पानी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरी बात ये है कि ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ये डेड सेल है इसलिए डिवीजन नहीं करेगी ये। दूसरी बात ये है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा पुराना जो गद्दा होता है, जो मैट्रेसेस होते हैं, वो भारी हो जाते हैं। द रीज़न इज़ कि आपके स्किन के ऊपर जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की सेल्स हैं वो क्या होती जाती हैं? वो झड़ती जाती हैं और सारी स्किन जो है, स्किन का जो केराटिनाइज्ड एपिथेलियल की सेल्स है वो आपके गद्दे में आ जाती है। और हमेशा डेड टिश्यू को कौन कंज्यूम करता है? डेड टिश्यू को कंज्यूम करता है अपना फंगस। डेड टिश्यू को कौन कंज्यूम करता है? अपना फंगस। और फंगस का ग्रोथ होने का चांसेस आपके गद्दे में है। इसलिए हर कुछ सालों में जब मैट्रेस थोड़ा भारी फील होने लगे गद्दा, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। समझ में आई बात? कुछ लोग 20-20, 25-25 साल गद्दा चलाते रहते हैं। ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करना है। गद्दा हमेशा जिस गद्दे पे आप सोते हैं उसको कुछ सालों के बाद अपने आप बदल देना चाहिए। कारण यही है कि जो आपके स्किन के डेड टिश्यूज होते हैं वो गद्दे में झड़ते जाते हैं और डेड चीज़ों पे हमेशा फंगस की ग्रोथ होती है। ठीक है, और फिर आपका जो गद्दा है वो अब इन्फेक्शियस है, हो सकता है कि गद्दे में सोने से आप बीमार हो जाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो ये क्या करते हैं? मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, ऑस्मोटिक स्ट्रेस से बॉडी को बचाते हैं। ठीक है, ये कोई सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ जाओ। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देखिए। पहले हमारी जो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल थी वो थोड़ी बड़ी बड़ी थी, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते गए सेल्स बिल्कुल फ्लैट हो गई। ठीक है,
पहले तो उसमें न्यूक्लियस था, बाद में जब ये और ऊपर गई तो न्यूक्लियस खत्म हो गया एंड द सेल गेट कन्वर्टेड इनटू द केराटिनाइज्ड। द हाईली केराटिनाइज्ड सेल्स ऑफ सुपरफिशियल सेल लैक न्यूक्लियाई, दे आर अनेबल टू डिवाइड, और ये होती हैं बेसल सेल्स, ठीक है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। तो पहले मोटी थी, फिर पतली होती गई, पतली होती गई, पतली होती गई और एकदम फ्लैट हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये आप कहानी समझ गए होंगे। देखो एक चीज और आपको मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं, वो क्या है कि आपकी जो मेन ये है बेसिकली स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ही। बस हमें ये याद रखना है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में कि जैसे जैसे आप ऊपर, पहले आपको नीचे की ओर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कैसा दिखेगा, मोटा दिखेगा, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पतला होता जाएगा, ठीक है, दिखेगा। पहले जैसे मैंने आपको क्यूब लाइक बनाया था, एक्चुअली इट इज नॉट क्यूब लाइक, इट इज लाइक राउंड 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 राउंड, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा ना। एक चीज मैं आपको थोड़ी सी स्किन के बारे में और बताऊं। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो वेयर इट इज, ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं कह रही हूँ। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो एक डिटेल डायग्राम हम बना रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक स्क्वामस एपिथेलियम बना लो, ठीक है। पहले मोटे मोटे सेल्स बनाओ, क्यूब जैसे दिख रहे थे वो, पर आपको ऐसा बनाना है, ठीक है, ओके। वहां पे जगह कम थी इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एक लेयर और बना लो इसकी, ये और मोटी दिख रही है, ठीक है, ओके। फिर एक लेयर और बनाएंगे और फिर यहाँ से इस लेयर के बाद हम पतला करना शुरू करेंगे। मल्टी लेयर दिख रही है, अब यहाँ से आप इसको पतला करिए, कर रहे हैं पतला, देखिए, फिर और पतला करिए, ओके, और पतला कर दो, ओके। उसके बाद मैं और दूसरे कलर से को यूज कर रही हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, उसके बाद दिस 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 दिस। चलिए लेबल करते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो भैया, ये इसको नहीं भूलना है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू बात कर रहे हैं तो ये ना भूलना ना, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करते जाइए मेरे साथ। ये कौन से हैं? ये हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, लिख दूं यहाँ पे, ये हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये कैसे हैं? अब इसमें कौन सा प्रोटीन भर गया? इसमें भर गया केराटिनाइज्ड प्रोटीन, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ध्यान से देखो, ये हो गया केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि सेल जो है वो कैसी सेल्स हैं? ये बेटा ये है डेड सेल, ठीक है। और जो सेल है वो झड़ झड़ कर जाती जा रही हैं। ये सेल्स डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये डेड सेल हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं? प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं और ये वाटरप्रूफ होती हैं। नाउ मैंने आपको बताया कि इनके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है कि नहीं होती? हाँ मैम, होती तो है। चलो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बना लें हम लोग। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बना लेते हैं। आ जाइए, थोड़ी और मोटी बनाएंगे क्या? थोड़ी और मोटी बना लेते हैं। तो इनके नीचे एक जस्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, दिख रही है आपको? ओके, लिख दूं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लेयर, लेयर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ये जो लेयर्स होती हैं, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमें जोड़ के रखना है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ताकि उसे न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। उसके नीचे जब हम आएंगे, ध्यान से देखें, उसके नीचे हम जब आएंगे तो हमको एक ऐसा इतना मोटा लेयर मिलेगा, ओके, इतना मोटा लेयर आपको मिलेगा। दिस इतना मोटा लेयर, दिस इतना मोटा इज लेयर इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसे आप क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपको मिलता है फैट स्टोरिंग टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। इसमें फैट स्टोर होता है, इसीलिए जब हम लोग जवान रहते हैं तो हमारे गाल ये वाले मोटे मोटे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है। पर जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं तो यहाँ पर जो फैट स्टोर होता है वो ख़त्म होता जाता है, इसलिए हमारे गाल जो है वो ऐसे पतले होते जाते हैं।
ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, अच्छा अब मैं इधर से लेबल कर रही हूं, ध्यान से देखिए, ये वाली जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ओहो, दिस इज कॉल्ड एज, ब्लैक से लिखती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डर्मिस, ठीक। दिस इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस लेयर, ओके। दिस इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस सेल्स, ठीक है। नाउ डर्मिस में होते हैं फाइबर्स, जो देखो फैट जो होता है वो ऐसा मोटापा ऐसे गद्दा गद्दा लगता है ना, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू में फैट स्टोरिंग टिश्यूज होते हैं। डर्मिस में होते हैं फाइबर्स। तो ये जो देखेंगे आप कि जब आप लोग जवान रहते हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा खींच नहीं पाते, क्योंकि हमारे जो फाइबर्स होते हैं जो कि इस डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ को बाइंड करके रखते हैं अच्छे से। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे वैसे ये फाइबर्स कम होते जाते हैं। डर्मिस में होते हैं फाइबर्स, ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये फाइबर्स एपिथेलियल टिश्यूज़ जो ऊपर उसके एपिडर्मिस है उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये इन फाइबर्स का लॉस होता जाता है, इसलिए बुढ़ापे में आपकी जो स्किन होती है उसमें रिंकल हो जाते हैं क्योंकि एडिपोज टिश्यू नहीं है, और बुढ़ापे में आपकी स्किन जो है वो हड्डी छोड़ने लगती है। तो अगर आपका समय से पहले हड्डी छोड़ दे चमड़ी तो मान लो कि बुढ़ापा आ गया है, डेंस जो फाइबर्स हैं आपके जो कि डर्मिस में प्रेजेंट हैं उनका लॉस शुरू हो चुका है। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, कि यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि भले ही ऊपर डेड टिश्यू है, भले ही ऊपर डेड टिश्यू है, पर फिर भी आपकी कभी स्किन जो है ऐसी खुरदुरी नहीं लगती। आपकी जो स्किन में होते हैं सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। आपकी स्किन में कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, आपकी स्किन में होती है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो स्किन को हमेशा मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं। ठंडी में सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, इसलिए आपको बाहर से मॉइस्चर लगाना पड़ता है। तो इसीलिए भले ही ऊपर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम क्यों ना हो फिर भी हमारी स्किन रफ नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। सो दिस इज द स्किन, स्किन इज एपिडर्मिस इज कनेक्टेड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द कनेक्टिव टिश्यू लेयर which is called as dermis which contain fibers. Then after this there is a layer called as subcutaneous which is composed of the fat storing tissues. Now बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आ जाइए। स्ट्रैटिफाइड देर आर, देखिए अब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कितने टाइप का होता है, देखें। एक होता है सिंपल, नहीं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, क्यू का मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम, देखें कोल्यूमिनर बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। कोल्यूमिनर आपकी बहुत सारी डक्ट की कवरिंग मतलब डक्ट में पाया जाता है, पर ये रेयर है, इसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। अभी आपको बताया बेस्ट स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम दो प्रकार का होता है। एक होता है केराटिनाइज्ड, बताइए केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों, स्किन, ठीक है। स्किन बेस्ट एग्जाम्पल है। स्किन में आपको समझ में आ गया होगा, स्किन को दिमाग में रखना है क्योंकि स्किन जो है हमेशा कनेक्टिव टिश्यू में भी काम आएगी। जो बच्चा स्किन को याद नहीं रखेगा कनेक्टिव टिश्यू से समझ में नहीं आएगा, तो कनेक्टिव टिश्यू अपने को याद रखना है, ठीक है। याद तो देखो कोई भी चीज़ इतने आसानी से रहती नहीं है, पर जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया करो। और एक होती है नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, जिसके ऊपर केराटिन का डिपोजिशन नहीं होता। अब केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो होता है इट इज बेसिकली मेंट फॉर द प्रोटेक्शन। किस चीज के लिए होता है ये, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बेसिकली किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पर आपको उतना प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको उतना प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है,
इसलिए यहाँ पर केराटिन का डिपोजिशन नहीं हुआ। कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेजाइना में पाया जाता है, ठीक है, वेजाइना में पाया जाता है, बकल कैविटी में पाया जाता है, ठीक है, और कहाँ पे पाया जाता है? वेजाइना में पाया जाता है, बकल कैविटी में पाया जाता है, ईसोफेगस में भी पाया जाता है, ठीक है, ओके ओके, और बताओ फेरिंग्स में पाया जाता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जहां पर भी पाया जाएगा वहां पे प्रोटेक्शन का मेन फंक्शन होगा। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मतलब हो तो तुम स्ट्रैटिफाइड, पर ऊपर की जो लेयर है उसमें केराटिन का जमाव नहीं है। एग्जाम्पल वेजाइना, बकल कैविटी, ईसोफेगस, फेरिंग्स की जो आउटर लेयर होती है वो इसी से बनी होती है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये दोनों ना आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। कॉलुमिनर तो हमको स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ना है और क्यूबॉइडल भी नहीं पढ़ना है, बट लेट इट बी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी प्रोटेक्शन करने का ही काम करता है, ठीक है, सेम काम जो ये करता है वही ये करता है। इवन हर कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन का ही काम करता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सम पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, सम पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट में ये मेल यूरेथ्रा के पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ईसोफेजियल जो ग्लैंड होती हैं, ईसोफेगस की जो ग्लैंड होती हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, पर ये बहुत रेयर हैं, ये सब जगह नहीं पाए जाते। कॉलुमिनर एपिथेलियम भी किसी किसी डक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। सो कुल मिला के हमको कौन सा पढ़ना है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें मल्टी लेयर होती है, दो प्रकार के हैं, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। क्यूबॉइडल का भी मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए, कॉलुमिनर का एग्जांपल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल पढ़ लें, आ जा। हाँ, तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? जिसमें बहुत सारे एपिथेलियम की लेयर हो। डीपेस्ट लेयर जो होती है ये कॉलुमिनर या क्यूबॉइडल हो सकती है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्यूबॉइडल शेप की बना के भी दिखाया था। और क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर होती है, मोटी मोटी स्क्वैमस भी हो सकती हैं, पर मेनली क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर होंगी, और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वो स्क्वैमस हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया भी था, मेनली स्क्वैमस भी हो सकती है, ऐसा ना सोचें स्क्वैमस ना होंगी, पर ये याद रखिएगा कि मेनली कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल ही होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सुपरफिशियल लेयर वेरीज इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, ठीक है, किस प्रकार का एपिथेलिया आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ऊपर वाली लेयर चेंज होगी। अगर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है तो ऊपर केराटिन भर जाएगा उन सेल्स के अंदर, नहीं होगा तो नहीं भरेंगे, ठीक है। द स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज सुपरफिशियल सेल्स आर क्यूबॉइडल। अगर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल है, देखो नीचे वाली जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर ही रहेंगी तीनों में, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमिनर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सब में। बट अगर आप स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं तो ऊपर की सेल्स कैसी हो जाएंगी? स्क्वैमस। अगर आप स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाली सेल्स हो जाएंगी क्यूबॉइडल। तो ऊपर वाली सेल्स के आधार पर, मतलब ऊपर से देखने में मुझे लग रहा है कि स्क्वैमस है तो हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सलाइवरी, बहुत सारी डक्ट के को कवर करते हैं, ठीक है, इनर सर्फेसेस पे पाए जाते हैं। स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? बकल कैविटी में पाया जाता है, फेरिंग्स में पाया जाता है, ईसोफेगस में पाया जाता है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन बच्चों? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब? बताइए, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि शेप आपको दो दिखेंगे। शेप आपको क्या दिखेंगे? दो दिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? शेप आपको क्या दिखेंगे? दो दिखेंगे। पहले ध्यान से देखना, ये बेसिकली, मैं मिटाऊंगी इसको, यहाँ जगह है क्या? चलो आ जाओ, पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रांजिशन एपिथेलियम के बारे में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है, ओके। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है बताइए? यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है होल्ड द यूरिन, होल्ड द यूरिन, यही काम होता है। आप समझो मेरी बात को। सपोज दैट लेट मी मेक अ ब्लैडर, मैं एक ब्लैडर बनाती हूं, ठीक है,
ओके ठीक। अभी ये ब्लैडर में यूरिन भर रहा है, अभी इस ब्लैडर में इतना यूरिन भरा हुआ है ठीक। इस ब्लैडर की जो इंटरनल लेयर की सेल्स हैं, इस ब्लैडर की जो इंटरनल लेयर की सेल्स हैं, अभी वो कैसी दिख रही है हमको? क्यूबॉइडल। कैसी दिख रही हैं बच्चों मेरे? क्यूबॉइडल। ध्यान से देखना, अभी ब्लैडर में सूसू भर रहा है, ब्लैडर में यूरिन भर रहा है, तो सेल्स कैसी दिखाई दे रही हैं? क्यूबॉइडल। ठीक है, ध्यान से देखो, अभी ब्लैडर अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में है, अनस्ट्रेच्ड कंडीशन है। ठीक है, कैसी कंडीशन है? अनस्ट्रेच्ड कंडीशन है। ओके, अभी जो है यूरिन भर रहे हो आप। ठीक है, बाद में आपने क्या किया? यूरिन अच्छे से भर लिया। ठीक है, यूरिन क्या किया आपने? बिल्कुल अच्छे से भर लिया। ये यूरिन आपने भर लिया है। ठीक है, जब आपने यूरिन अच्छे से भर लिया तो ब्लैडर का साइज बड़ा हो गया और ब्लैडर स्ट्रेच्ड हो गया। जब ब्लैडर स्ट्रेच्ड हो गया तो जो क्यूबॉइडल दिखने वाली सेल्स हैं, अब ये ऐसी फ्लैट फ्लैट दिखाई देने लगी। ये जो क्यूबॉइडल दिखने वाली सेल्स थी वो कैसी दिखाई देने लगी? इट इज लाइक दैट ओनली। आपका यूरिन जो है यहाँ पर पूरा भर चुका है, यूरिन पूरा भर चुका है, और क्यूबॉइडल दिखने वाली जो सेल्स हैं अब वो स्क्वैमस दिखने लगी हैं। तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम बच्चा लोग, कि पहले आपकी सेल कैसी थी? क्यूब लाइक, यूरिन भर रहा था, यूरिन भर रहा था, यूरिन भर रहा था, यूरिन भर रहा था। ठीक है, पर ये क्या सिंपल क्यूबॉइडल है? ना, ये नहीं देखना है। ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। कैसा है? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। प्लीज रिमेंबर दिस कि ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। देखो ध्यान से समझो, सिंपल अगर रहेगा, सिंपल टिश्यू अगर यहाँ पे ब्लैडर के अंदर धर दिया तुमने, अगर उसमें सिंगल लेयर यूज कर ली, तो यूरिन भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा भरोगे, मैंने थोड़ा सा भी यूरिन भरा तो इतना प्रोटेक्शन ही नहीं है ब्लैडर को, तो ब्लैडर फट सकता है। इसलिए यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया गया। जब आप यूरिन भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए तो आपका जो ब्लैडर है वो स्ट्रेच हुआ। अब जब आपका ब्लैडर स्ट्रेच हुआ तो इनकी जो सेल्स है वो भी स्ट्रेच हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब ये जो सेल्स हैं दे आर नो लॉन्गर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या हो गई हैं? ये हो गई हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो गई हैं। ये क्या हो गई हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बन गई हैं। ये मेरी बात क्लियर हो गई आपको? अब आप ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाया गया? बेटा अगर सिंगल लेयर सेल्स होती ना तो अभी तक ब्लैडर बस्ट हो जाना था। ठीक है, ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है या जो इसके अंदर टिश्यूज है, इनके में इलास्टिसिटी का नेचर होता है। किसका नेचर होता है? इलास्टिसिटी का नेचर होता है। इसीलिए जब ब्लैडर खाली है तो वो क्यूबॉइडल दिख रही हैं, पर क्योंकि ब्लैडर आप भरते जा रहे हैं तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि फैलती जाए और फैलते फैलते फ्लैट हो जाएगी। तो ये बन गई स्क्वैमस एपिथेलियम, पर इससे ब्लैडर बस्ट होगा क्या? नहीं बस्ट होगा। ये जो एपिथेलियम होते हैं ये ब्लैडर को यूरिन होल्ड करने की पावर देते हैं और ब्लैडर को फटने से बचाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पहले बिना स्ट्रेच हुए तुम क्यूबॉइडल थे, पर जब तुम स्ट्रेच हो गए तो तुम स्क्वैमस हो गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? चलो देख लो यहाँ पर, हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। देखो ये जो एपिथेलियम है अभी आपको ये क्यूबॉइडल दिख रहा है। ठीक है, क्यूबॉइडल दिख रहा है, पर जब आप स्ट्रेच यूरिन भर लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा और स्क्वैमस बन जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ ले हम लोग। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इनर एंड मोस्ट स्ट्रेचेबल देन द स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, but it is called as transition because they have capacity to change their shape and they have more elasticity power than the normal stratified epithelium, because normal stratified epithelium cannot change their shape, but transitional epithelium can change their shape, but they are stratified epithelium. ठीक है, it has single layer of cuboidal cells at the base. ठीक है, listen to me very carefully, we are talking about the transitional epithelium, और हमेशा ये याद रखिएगा कि एक दो लेयर तक तो तुम क्यूबॉइडल रहोगे। सपोज दैट कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक दो लेयर तक तो तुम क्या रहोगे? क्यूबॉइडल रहोगे। ठीक है, ये दो लेयर मैंने क्यूबॉइडल बना दी, ये एक और बना देती हूँ, क्यूबॉइडल बना दूँ। ठीक है, पर जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे तुम क्यूबॉइडल नहीं रह पाओगे, तुम कैसे हो जाओगे? फ्लैट होने लगोगे, तुम स्क्वैमस हो जाओगे।
ठीक है, आ गई बात समझ में? तुम कैसे हो गए? स्क्वैमस हो गए। तो तुम्हारी 2 लेयर तो क्यूबॉइडल रहेगी, और ये बेटा हर स्ट्रैटिफाइड के साथ है, अंटिल मैं बात कर रही हूँ स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। उसके ऊपर तक की लेयर्स जो होती हैं वो क्यूब जैसी ही दिखती हैं, इसीलिए उसका नाम है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पर नॉर्मल अगर मैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करूंगी तो उसकी नीचे की लेयर क्यूब जैसी ही दिखेंगी, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो न्यूट्रिशन की कमी होती जाएगी, और जो क्यूब जैसी सेल है वो फ्लैट स्क्वैमस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये कैसे दिखाई दे रही है? स्क्वैमस। ठीक है, ये कहानी कब की है? जब आपका ब्लैडर स्ट्रेच नहीं है। ये कहानी कब की है? जब आपका ब्लैडर स्ट्रेच नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस। जब आपका ब्लैडर स्ट्रेच हो जाएगा तो आपकी पूरी सेल्स ऐसी दिखाई देने लगेंगी, पूरी। ठीक है, आपकी पूरी सेल्स कैसी दिखाई देने लगेंगी? स्क्वैमस जैसी दिखाई देने लगेंगी। समझ में आ गई बात? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो दे आर लार्ज, हाँ कहाँ थे? 2-3 बेस में क्यूबॉइडल होती हैं, फिर 2-3 मिडिल लेयर होती हैं। ठीक है, पॉलीगोनल शेप की हो सकती हैं सेल्स। सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो ओवल शेप की हो सकती है, ओवल बनाई हम लोगों ने, रेक्टेंगुलर हो सकती है। ठीक है, ये क्या करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम? ये यूरिनरी ब्लैडर को लाइन करता है, यूट्रस को लाइन करता है। अच्छा, यूट्रस में भी यही पाया जाता है। आपको भी पता है कि यूट्रस का साइज बहुत छोटा होता है, पर फिर भी वो यूट्रस 4-5 किलो का बच्चा स्टोर कर लेता है ना। अब अगर उसमें कोई ऐसा एपिथेलियम होता है जो अपनी शेप ही नहीं चेंज कर पाता, तो हम स्ट्रेच कैसे करते? तो यहाँ पर भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो अपनी सेल के शेप को क्यूबॉइडल से ओवल या स्क्वैमस करते जाएंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियम ये हुआ। कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने आपको बताया कि इसमें 2 से बहुत सारी लेयर्स को आप इस्तेमाल करते हैं, पर जो नियर बाय लेयर होगी वो क्यूबॉइडल या कॉल्यूमिनर ही होगी, मेनली क्यूबॉइडल होती है। कई बार क्यूबॉइडल भी नहीं हो सकती, जैसे अगर आप ये देखो, लुक एट दिस, is these cells are looking cuboidal ना, but they looking very big। इसको हम स्क्वैमस भी बोल सकते हैं। क्यूब जैसी होती तो क्यूबॉइडल बोल देते, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो द सेल्स गेटिंग फ्लैट बिकॉज दे लैक द न्यूट्रिशन, क्योंकि जिसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा वो इतनी मोटी होगी, जिसको कम मिलेगा वो पतली होती जाएगी, और ऊपर जाके केराटिनाइज्ड हो सकते हो या नॉन केराटिनाइज्ड हो सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ऊपर वाली कैसी है? स्क्वैमस जैसी है, नीचे वाली ओवल या क्यूबॉइडल शेप की हो सकती है, और ये हर एपिथेलियम के साथ होता है, अनटिल हम क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। उनकी सुपरफिशियल लेयर भी क्यूबॉइडल होती है। ठीक है, खैर वो आपको पढ़ना नहीं है। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल भी नहीं पढ़ना है, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर भी नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना था स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में वो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल में याद रखना है आपको, केराटिनाइज्ड पाया जाता है स्किन में, और नॉन केराटिनाइज्ड वेजाइना, फेरिंग्स, ईसोफेगस और बकल कैविटी इनमें पाया जाता है। ठीक है, सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ना कुछ आएगा भी नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। तब तक नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, अपने घर पे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।